क्या देखते हैं? प्रकृति। हाँ, प्रकृति। तो प्रकृति मतलब मूल कारण। क्या हो गया? प्रकृति अर्थात मूल कारण। तो प्रकृति को और किस किस नाम से जाना जाता है? एक प्रश्न आएगा कि प्रकृति की व्याख्या करें या प्रकृति का वर्णन करें। सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति का वर्णन करें या प्रकृति की समीक्षा करें, प्रकृति क्या है, इस पे प्रकृति से संबंधित कुछ भी प्रश्न आएगा। ठीक है, तो अभी तक जो हम लोग जान रहे हैं, तो प्रकृति को मूल कारण कहा जाता है। एक विशेषता हो गई, सुनो इधर, क्या हो गई? एक विशेषता हो गई। प्रकृति को क्या कहते हैं? मूल कारण कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्यों मूल कारण क्यों कहते हैं? क्योंकि सारी सृष्टि का निर्माण इसी से होता है। इसी से ना होता है जी। मूल कारण मतलब नहीं समझ आया? अच्छा, हमारे जो वंशज चलते हैं, जैसे मान ले मैं हुआ, मेरे पिताजी हुए, उसके पिताजी, कहीं तो एंड होगा ना। कहाँ एंड होगा? ये तो चलते रहेगा। हाँ, तो ये शुरुआत कहाँ से हुआ था? प्रकृति से। तो मतलब ये शुरुआत, मतलब इसमें भी प्रकृति है, इसमें भी प्रकृति, इसमें भी प्रकृति। समझे कि नहीं? तो समझिएगा कि होता क्या है कि जो प्रकृति को मूल कारण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूल कारण। एक हो गया। दूसरे बात, प्रकृति को अव्यक्त कहते हैं। अव्यक्त मतलब अव्यक्त कहते हैं, अव्यक्त कहते हैं। ये दो बात हो गई। हम बताए थे कि व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञा। याद कीजिए, 25 तत्वों को जब दुख पड़ रहे थे, तो जब दुख पड़ रहे थे उसमें बोला था दुखों का छुटकारा कैसे हो सकता है। तो उसमें प्रश्न आया था व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञा, इन तीनों तत्वों के विषय में जान जाएंगे, तब क्या हो जाएगा? हमारे जो दुख होंगे उसकी निवृत्ति हो जाएगी। क्या हो जाएगी? उसकी निवृत्ति हो जाएगी। तो समझिएगा कि उसके बाद देखिए, तो ये जो अव्यक्त है, तो उसमें लिख पाए थे अव्यक्त क्या है? अव्यक्त क्या है? प्रकृति। मूल प्रकृति को क्या कहते हैं? अव्यक्त कहते हैं। क्यों कहते हैं अव्यक्त का? वैसे अगर देखें ना व्यक्त, इसका व्यक्त नहीं, मतलब ये मूल कारण है, ये किसी से उत्पन्न नहीं होता है। हाँ, ये किसी से उत्पन्न नहीं होता है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है? अव्यक्त कहा गया है। व्यक्त किसे कहते हैं? जिसका उत्पन्न होता है। तो जितने भी कार्य हैं उसको क्या कहा गया था? व्यक्त। तो व्यक्त तत्व कितने थे? 23, और अव्यक्त तत्व 1, और ज्ञा तत्व 1। कौन ज्ञा तत्व? कौन? पुरुष। क्या हमको क्या देख रहे हैं? हाँ, मतलब तुम याद नहीं है क्या? नहीं। क्या नहीं याद है? हाँ, तो वही तो देख रहे हैं, मतलब भूल रहे हैं ना। आपके चेहरों से क्या लग रहा है? आपके चेहरे से लग रहा है कि आपको याद नहीं है। क्या याद नहीं वाला चेहरा पता चल जाता है। अब देख रहे हैं, आप देख भी रहे हैं, हमको नहीं देख रहे हैं। इसका मतलब जिसको मालूम फट से बोल देते हैं। तो आप व्यक्त तत्व कितने हैं? व्यक्त तत्व कितने हैं? 23। अब व्यक्त तत्व कितने हैं? ज्ञा तत्व कितने हैं? कौन है? क्लियर है? क्लियर? चलिए, तो ये इसको अव्यक्त भी कहा गया है, इसको प्रधान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको प्रधान भी कहते हैं। प्रधान क्यों कहते हैं? क्योंकि जितने भी व्यक्त तत्व हैं वो आकर के किस में आके मिल जाते हैं? प्रकृति से। क्योंकि निकलते किससे हैं? प्रकृति से निकलते हैं। जब ये सब निकला, तो जब ये समाप्त होगा तो फिर किस में जाके मिलेगा? प्रकृति में जाके मिलेगा ना। ये शरीर किससे बना हुआ है? जिससे बना हुआ है उसी में जाके मिल जाता है ना। जैसे जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो क्या बोलते हैं? पंच तत्व में विलीन हो गया है। अर्थात ये बॉडी कितने तत्व से बना था? 5 तत्व से। 5 तत्व से बना था, तो किस में जाके मिल जाएगा? अब 5 तत्व किससे बना हुआ है? अहंकार से। 5 तत्व किससे बना हुआ है? पंच तन्मात्रा से। अब पंच तन्मात्रा किससे बना हुआ है? अहंकार से। अहंकार फिर किससे बना हुआ है? महत से। महत फिर किससे बना हुआ है? तो सब कहाँ से मिल जाएगा? प्रकृति मिल जाएंगे। हाँ, जिस वस्तु से बने हैं उसी में समा जाएंगे। तो प्रधान इसको क्यों कहा गया? क्योंकि इसी में जितने भी कार्य हैं, कार्य मतलब
जो उत्पन्न हुआ है, जितने भी वस्तु है सब किस में समा जाता है, इसी प्रकृति में। इसलिए इसको क्या कहा गया है, प्रधान भी कहा गया है। अच्छा, हम एक प्रकृति की परिभाषा दिए थे, प्रकृति किसे कहते हैं, तो उसके लिए था एक प्रश्न, ये था त्रिगुण साम्य अवस्था प्रकृति, यही था ना, त्रिगुण साम्य अवस्था प्रकृति, याद है ना। मतलब प्रकृति किसे कहते हैं, त्रिगुण साम्य अवस्था प्रकृति। तीनों गुणों की एक सामान्य अवस्था को क्या कहते हैं, प्रकृति। वो तीन गुण कौन कौन है, सत्व रज तम, है ना। सत्व रजस, ये कहीं कहीं रजस मिलता है, कहीं कहीं तमस मिलता है, सत्वगुण रजोगुण और तमगुण एक ही बात। तो ये तीनों गुणों के विषय में हम लोग आज प्रबंधन में पढ़े भी थे और यहाँ भी पढ़ेंगे, क्योंकि सारा खेल किसका है, प्रकृति। ठीक है, सृष्टि निर्माण में किसका योगदान है, प्रकृति। सृष्टि का आरंभ कैसे होता है, ये तीनों गुणों में क्या उत्पन्न हो जाता है, विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है। क्यों उत्पन्न विक्षोभ उत्पन्न होता है, पुरुष समीप आता है। पुरुष समीप क्यों आता है, सृष्टि निर्माण के लिए। तो वो प्रकृति के पास क्यों जाता है, क्योंकि सृष्टि निर्माण के लिए जो चीज़ चाहिए वो उसके पास आधा चीज़ है। आधा चीज़ किसके पास है, पुरुष के पास। क्या एक महिला केवल सृष्टि का निर्माण कर सकती, क्या एक पुरुष केवल सृष्टि का निर्माण कर सकता, नहीं ना, दोनों का संयोग होना चाहिए। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी समझ लो प्रकृति है और एक पुरुष। क्या एक लंगड़ा आदमी केवल अकेले चल सकता है, लंगड़ा आदमी जा सकता है, या फिर केवल अंधा आदमी जा सकता है, जाने के लिए क्या होगा, दोनों का मिलना बहुत जरूरी है। तो पुरुष इसके सामने क्यों आता है, क्योंकि जो चाहिए सृष्टि निर्माण के लिए उसके पास आधा है। तो पुरुष के पास केवल चेतन है, कर्तरी भाव उसके पास नहीं है। तो कर्तरी भाव के लिए किसके समीप आता है, प्रकृति के समीप आता है। बात बार बार मैं वही बात बता रहा हूँ, और यही है सांख्य दर्शन, और कुछ नहीं। कार्य कारण यही सब चलते रहेगा, और फिर भी कार्य कारण आप लोग को नहीं समझ में आएगा तो गड़बड़ है। क्या है, गड़बड़ है। फिर ऐसे गड़बड़ शब्द हम बहुत जगह प्रयोग करते हैं ना, क्या। चलिए, तो ये हो गया मूल कारण। अब ये सामान्य परिचय हो गया प्रकृति का। हाँ, अब इसका और भी लिख सकते हैं कि और इसके परिचय में भी और भी लिख सकते हैं क्या क्या, कि सांख्य दर्शन में 25 तत्व है, जिसमें से प्रथम तत्व क्या है, प्रकृति है। और इसी प्रकृति से संपूर्ण जो बाकी पुरुष को छोड़ करके बाकी जितने भी 23 तत्व हैं वो सारे किससे निकलते हैं, प्रकृति से ही निकलते हैं। समझ आई बात। तो प्रकृति के विषय में इतना सारा लिख लेंगे, क्या क्या लिखेंगे, इसी को सजा करके, मतलब ये इसको बोलते हैं भूमिका बनाना। क्या इतना सारा बिंदु लिखेंगे और इसको समझाएंगे, लिख सकते हैं ना। तो ये प्रकृति की भूमिका, तो भूमिका में ये सारी चीज़ें हो गई। क्या हो जाएगी भूमिका, सांख्य दर्शन जो एक आस्तिक दर्शन है, इसके संस्थापक कौन है, कपिल मुनि है। इन्होंने सांख्य दर्शन में 25 तत्वों को गिनाया है, जिसमें से प्रकृति भी एक तत्व है, और इसी प्रकृति से संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति होती है। इस प्रकृति से महत्व की उत्पत्ति होती है, और महत्व से फिर अहंकार, ये चार्ट लिखना, ठीक है। उसके बाद ये प्रकृति को मूल कारण कहा गया है, क्योंकि सारी सृष्टि का निर्माण, संपूर्ण जितने भी तत्व हैं इसी से बना हुआ है, इसी प्रकृति से निकली हुई है। अच्छा, ये प्रकृति बहुत सूक्ष्म है, कल बताए थे, सूक्ष्म्यात्, सूक्ष्मता होने कारण ये प्रकृति का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हो पाता है। सारी चीज़ें कलेक्शन, देखिए सब चीज़ जान रहे हैं, लेकिन सभी चीज़ों को एक जगह कलेक्शन करके, ठीक है, जाओ बाहर। आज अच्छा मोबाइल लाई हो क्या, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा है जी, ये सब मोबाइल अच्छा लगता है, फ़ोन में छोटा सा मोबाइल। क्या एक समय बाद यही मोबाइल के लिए लोग तड़पते भी थे क्या। चलो देखो इधर, संतुष्टि कभी पूरी नहीं होती है। अभी सबके पास बड़ा नहीं, मेरे पास अच्छे क्वालिटी वाला फ़ोन नहीं है। तुम क्या बोल रहे थे हमको, सर आप ले लीजिए सर बड़ा मोबाइल तो है मेरे पास। और कितना बाहर जाना है, मतलब नीचे जाना है। हाँ ठीक है, जाओ देखिए,
ए प्रमाण है, ठीक है, बाहर जा रही हूँ। चलिए देखिए इधर, तो ये समझ में आया। तो मैं एक बात कर रहा था क्या, इस प्रकृति को मूल कारण भी कहते हैं। अगर जिसको लिखना होगा, जिसको लिखना होगा देख लेना रिकॉर्ड, ठीक है। इस प्रकृति को क्या कहते हैं, हेलो हेलो, इस प्रकृति को मूल कारण क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, ये भी रीजन देना है। इस प्रकृति को अव्यक्त कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी उत्पत्ति किसी से नहीं होती है। व्यक्त किसको, जिसका एक स्पष्ट रूप होता है, जिसका उत्पन्न होता है, उसको क्या कहते हैं, व्यक्त कहते हैं। लेकिन ये क्या है, अव्यक्त है। और इसी को देखो, इसी को अविकृति भी कहते हैं, याद कर रखो करो, इसी को क्या कहते हैं, अविकृति। तो बांटे थे ना कार्य कारण के आधार पर, कार्य कारण के आधार पर 25 तत्वों को 4 भाग में बांटा गया था, 4 तरीके से, प्रकृति, विकृति, अविकृति, नहीं प्रकृति, विकृति, प्रकृति को ही अविकृति कहते हैं। ये प्रकृति है ना, इसी को क्या कहते हैं, अविकृति। तो प्रकृति, विकृति और एक ना प्रकृति और ना विकृति, ये चार तत्व थे, ठीक है, 4 प्रकार से बांटा गया था। तो ये हो गया क्या, प्रकृति का सामान्य परिचय। इतनी सारी चीज़ों के विषय में आप लोग को लिखना है, एक जगह इकट्ठा करके लगभग 1 पेज से 1.5 पेज हो जाना चाहिए, कम से शॉर्ट लिखें फिर भी 1 पेज चला जाएगा। देखो अपने दिमाग को क्या करना है, मस्तिष्क को क्या करना है, बढ़ाना है, सोचना है, रीजनिंग पावर बढ़ाना है। जब जब ये वर्ड बोलते हैं तब ये याद आती। आज सोचती है आप हमको मानते नहीं है, क्षमा नहीं करते हैं, रोती उधर बैठ के, गलत बात है कि नहीं जी। तो हम सोचे कि नाराज अभी हम सोचे फ़ोन करें क्या उसको समझाने के लिए, क्या पता रो ही रही होगी। अब स्ट्रॉन्ग बन जाएगी तुम, सप्तम रोना 1-2 दिन तुम। इसको अब समझ में नहीं आ रहा है क्या बात कर रहे। चलो देखो इधर, ये समझ में आई बात, बोलिए। तो अविकृति, अविकृति क्यों है, क्योंकि ये किसी से उत्पन्न नहीं होती। विकृति मतलब उत्पन्न होना, और अविकृति मतलब उत्पन्न नहीं होना। तो उत्पन्न कौन नहीं होता है, प्रकृति। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। तो ये प्रकृति के विषय में सामान्य परिचय कह सकते हैं, भूमिका कह सकते हैं। और लिखना है तो लिखिए थोड़ा सा, वैसे लिख लिए, इसको की पॉइंट लिख लिया ना। चलिए वो जो 5 साधन हम लिखवाए थे, क्या था, परिमाणात, क्या क्या लिखवाए थे, परिमाणात, समन्वयात और शक्तितः प्रवृत्तेश्च, है ना, प्रवृत्तेश्च। आगे बोलिए, कारण कार्य विभागात, और बोलिए अविभागात वैश्वरूपस्य। उसके बाद बोलिए तो छोड़ दूँगा यहीं पे, वो क्या चिरकुट है, बोलिए आगे क्या है, 5 हो गया है, हाँ हो गया, चलो ठीक। हम भी सोचते हैं। चलो देखो इधर, तो ये 5 चीज़ क्या है कि प्रकृति नामक कोई वस्तु होती है, समझिए, प्रकृति नामक कोई तत्व है, अर्थात प्रकृति का एग्जिस्टेंस है। एग्जिस्टेंस मतलब अस्तित्व, उपस्थिति, अस्तित्व एक ही कहते हैं। तो लिखिए ये 5 चीज़ क्या है, मतलब प्रकृति के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए कितने साधन हैं, 5 साधन। मतलब मैं प्रकृति नामक एक तत्व होता है, इस बात को सिद्ध करने के लिए कितने साधक हैं, कितने हेतु हैं, 5 हेतु हैं। वो कौन कौन हैं, परिमाणात, समन्वयात। ये सीधे नेट के एग्जाम में आता है जी, इससे देखो इधर, ये सीधे नेट का एग्जाम में इससे आता है, मतलब एग्जाम सीधे आता है। वो प्रकृति को सिद्ध करने के लिए कितने कारक हैं,
5, और इसमें बोल देगा इनमें से कौन है, इनमें से कौन नहीं है। हाँ, कल हम लोग जो पढ़े थे ना वो सत्कार्यवाद को सिद्ध करने के लिए 5 अवयव, कौन सा 5 हेतु? अशब्द कारणात्, उपादान ग्रहणात्, सर्वसंभवा भवात्, ठीक है, सक्त से शक्य कारणात्, कारण विभागात्, है कारण भवात्, हाँ कारण भवात् तत् सत्क कार्यम। क्लियर है? तो क्लियर हुआ? देखो इधर, तो ये 5 साधन के द्वारा है, ये 5 साधक के द्वारा कार्य कारण प्रकृति नामक कोई प्रकृति, एक प्रकृति का जो अस्तित्व है उसको सिद्ध किया जाता है। प्रकृति के अस्तित्व को इन 5 साधकों के द्वारा सिद्ध किया जाता है। कभी कभी ये विषय को क्या किया जाता है ना, इस विषय को सीधा क्रम में एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा प्रकृति के साधक हैं, है ना, प्रकृति के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए इनमें से कौन कौन सा साधक है, कौन कौन सा नहीं है। ऑप्शन देगा परिमाणात्, समन्वयात्, असद कारणात् और अविभाज्य वैश्वरूपस्य। इसका आंसर क्या होगा? असद कारणात्। ये किसका रीजन है? सत्कार्यवाद का रीजन है। आप लोग लिखने पे ध्यान देने लगे, समझिए। क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा साधन प्रकृति के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए नहीं है। ऑप्शन आएगा परिमाणात्, अविभागात् वैश्वरूपस्य, सर्वसंभवा भवात् और फिर शक्तिता प्रवृत्तिश्च। कौन सा? क्या? ये किसका साधक है? सत्कार्यवाद का साधक। मतलब आपको ऐसा कंफ्यूज करेगा, कोई नया ऑप्शन नहीं देगा, बोले अरे सत्कार्यवाद तो पढ़े हैं, अच्छा सर्वसंभवा तो पढ़े हैं, लेकिन आप कंफर्म नहीं कर पाए कि ये आप सत्कार्यवाद में पढ़े थे, ना कि प्रकृति के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए। तो सांख्य दर्शन में कोई भी चीज़ की सिद्धि के लिए लगभग अलग अलग साधक दिया जाता है। तो पहला क्या हो गया, 500 को याद कीजिए। इसको बंद करके दूसरा वीडियो चालू करो। हाँ, दूसरा चालू करो, अभी कुछ देर बंद रखो।